मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि खाने के तेल में भी यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। मुझे लग रहा है कि क्रूड palm ऑयल को यहाँ पे बाई करना चाहिए। 655 के लेवल पे बाई करके 668 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 648 का होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कैस्टर है। कैस्टर ने लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड ब्रेक दिया है, ब्रेकआउट दिया है। मेरे ख्याल से वहां पे बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। 3740 के लेवल पे बाई करना चाहिए। 3800 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए इसका 3710 रुपीज का। तो खरीदारी की राय यहाँ पर खाने के तेलों में है। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं नॉन एग्री स्पेस में, चाहे वो कच्चा तेल हो, सोना या मेटल्स, यहाँ पर खरीदारी की या ट्रेडिंग की क्या राय है? गुड इवनिंग मनीषा। मेरे ख्याल से काफी ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है और उसका जो ऑप्टिमिज्म का जो इफेक्ट है आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस में काफी अच्छी तरीके से रिकवर हो रहा है। मेरे ख्याल से क्रूड में बाई करने की सलाह होगी। 2900 के आसपास आपको स्टॉप रहेगा 2970 का, और आपका टारगेट रहेगा 3100। मेरे ख्याल से 2870 का स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट रहेगा 3000 का। मेरे ख्याल से बाई करने की सलाह होगी क्रूड में। और वैसे ही आपको मेटल्स में मेरे ख्याल से कॉपर अच्छा लग रहा है। अगर कॉपर जून कॉन्ट्रैक्ट में 432 का बाय रहेगा, 429 का स्टॉप रहेगा और टारगेट में 437 देगा। ये दो कमोडिटी में बाई की सलाह होगी। प्रथमेश, आप यहाँ पर चांदी को कैसे देखते हैं? क्योंकि चांदी में हमने फिर से कुछ रिकवरी आते हुए देखी है। 800 रुपए की बढ़त आज यहाँ पर देखने को मिली है। काफी हद तक जिस तरह का सपोर्ट मेटल्स में देखने को मिला, चांदी ने वहां से कुछ सहारा लिया है। लेकिन इन करंट स्तरों पर अब आपको क्या लगता है, स्पेशली जब फिजिकल बाजार अब खुल गए हैं? आज हम ज्वेलर से बात कर रहे थे दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, और उनका कहना है कि फिजिकल बाजारों में भी अब यहाँ पर चांदी और सोने की खरीदारी फिर से लौटते हुए नजर आई है। ऐसे स्तरों पर अब क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से फिजिकल डिमांड काफी महीने से बंद होने के कारण पेंटअप जो डिमांड है उसमें आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। बट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से एक करेक्शन पॉसिबल दिखता है सिल्वर के प्राइसेस में, और पॉसिबिलिटी आपको 48,450 के आसपास अगर जुलाई वायदा मिले तो वहां पे सेल करना चाहिए। 48,950 के स्टॉप से नीचे में करीब 47,700 के टारगेट रहेंगे। मेरे ख्याल से सिल्वर में एक बार करेक्शन ड्यू है और पॉसिबल है कि ये करेक्शन जो है जो फिजिकल बायर्स है उनको एक मौका देगा कि फिजिकल बाजार में जो उनकी जो पेंटअप डिमांड थी वो वापस रिकवर कर ले। 2% की तेजी फिलहाल यहाँ पर अब चांदी में है, 917 रुपए की तेजी, और सोने में भी हल्की सी खरीदारी हमने यहाँ पर लौटते हुए देखी है। कच्चे तेल के बारे में आपने प्रथमेश बात जरूर की कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन जो भी पॉजिटिव न्यूज है, चाहे वो यूएस का रिग काउंट है जहाँ पर हमने रिकॉर्ड लोज के स्तर बनते हुए देखे हैं, या फिर ओपेक और रशिया का जो आउटपुट का एक्सटेंशन है जो अब जुलाई तक भी देखने को मिलेगा, या फिर डिमांड रिकवरी है, या डॉलर में गिरावट है, काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनका फायदा हमने कच्चे तेल को ऑलरेडी लेते हुए देखा है। अब इन स्तरों पर कुछ कंसोलिडेशन की उम्मीद है, या आपको लगता है अभी भी कुछ स्टीम ऊपर की तरफ बाकी है? ख्याल से मनीषा ग्लोबल ऑप्टिमिज्म रिकवरी के पास में पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है जहां पे ग्लोबल इकोनॉमीज ओपन हो रही है, और यही एक ऑप्टिमिज्म वाला सिग्नल है। हालांकि जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है लास्ट 3 महीनों में ऑल ऑफ अ सडन वापस आना मुश्किल वाली बात है, पर मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव सिग्नल ही है। अगर आप क्रूड ऑयल के भाव देखो लास्ट ऑलमोस्ट अराउंड नेगेटिव प्राइसेस से ऑलमोस्ट अराउंड $40, इट इज क्वाइट अ बिग मूव। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जैसे ग्लोबल इकोनॉमीज ओपन होगी और वैसे आपको क्रूड में जो है रिकवरी और भी पॉसिबल दिख सकती है। मेरे ख्याल से $47 to $48 ब्रेंट में बहुत जल्दी आ सकता है। वैसे क्रूड के जो M6 का क्रूड है उसमें करीब एक 200 से 300 रुपीज का जो मूव है मेरे ख्याल से इस पूरे हफ्ते में आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्टिमिज्म का जारी रहेगा इस वीक में क्रूड के लिए स्पेसिफिकली। यानी कि ऑप्टिमिज्म जारी रह सकता है, इन करंट स्तरों से भी तेजी देखने को मिल सकती है। आज अपने हाई से हल्का सा नीचे आता हुआ नजर आया है कच्चा तेल, लेकिन ऊपर में यहाँ पर और बढ़त की भी उम्मीद है। एग्री कमोडिटीज के बारे में वंदना आपसे जानना चाहेंगे। आपने खरीदारी की राय यहाँ पर कैस्टर और सीपीओ में आज दी है। जहां तक बाकी खाने के तेल है वहां पर क्या एक्सपेक्टेशन है? सोयाबीन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्की सी हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। क्या इंडियन मार्केट्स में अपना रनअप सोयाबीन कर चुका है? क्या राइस पर बिकवाली की राय यहाँ पर है? मुझे लग रहा है कि ज्यादा नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 4020 के करीब यहाँ पे रैली जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे टायर्ड होती हुई दिखेगी। वही मुझे लग रहा है कि मस्टर्ड में बहुत लॉन्ग रन अप आया है। 4900 5000 का जो रेट्स है ये हम करीब 17 में आते हुए हम लोगों ने देखा था जुलाई के, तो ये काफी लॉन्ग रन अप आया है और यहाँ पे रैली थोड़ी सी टायर्ड हो सकती है यहाँ पे, और यहाँ से बाइंग है वो थोड़ा सा रिस्की होगा। तो मेरे ख्याल से चाहे सोयाबीन हो या मस्टर्ड हो, यहाँ पे ग्रेजुअली हम एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं। अभी भी जो बाय ट्रेंड है, जो मेन
मेन ट्रेंड है वो बाय साइड का ही रहेगा और मेरे ख्याल से एक बार 3880 3850 का जो प्राइस लेवल है सोयाबीन में आते हुए हम देख सकते हैं। अगर मस्टर्ड की बात है तो मुझे लग रहा है कि एक क्विक प्रॉफिट बुकिंग अगर आती भी है तो एक बार हम 4700 तक के प्राइसेस आते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। खाने के तेल में मनीषा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन होने का, मॉल्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं तो एक सेंटिमेंट्स है यहाँ पे जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा है। ऑफटेक यहाँ पे अच्छा हो सकता है। तो खाने के तेल में मुझे लग रहा है कि फिलहाल थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव रहेगा एज कम्पेयर टू ऑयल सीड्स। आज की फिलहाल की अगर बात करें तो सीपीओ में करीबन यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। मस्टर्ड में भी 2.5% की तेजी है। बढ़त के साथ आज खाने के तेलों में यहाँ पर कारोबार है, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस में यहाँ पर कुछ चुनिंदा ही मेटल्स कमोडिटीज देखने को मिलेंगी। लेकिन अब रुक करते हैं मंडी की खबरों पर। और पिछले वित्तीय वर्ष के पहले 11 महीनों में एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट में खासी गिरावट देखने को मिली है। खासकर गैर बासमती चावल, ग्वार और दालों के निर्यात में खासी कमी आई है। गैर बासमती चावल का एक्सपोर्ट करीबन 33% घटा है। हालांकि बासमती के निर्यात में मामूली कमी आई है। चावल निर्यात को लेकर अभी भी किस तरह का रुझान है, किस तरह के प्राइस रियलाइजेशंस हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट विजय सेतिया। विजय जी नमस्कार। जो डेटा आया है उसके हिसाब से बासमती चावल के एक्सपोर्ट में तो 0.5% की गिरावट है, लेकिन गैर बासमती में 33% की मंदी देखने को मिली है। क्लियरली ईरान एक बड़ा यहाँ पर इम्पोर्टर है, सैंक्शंस की चिंताएं रही हैं, लेकिन कैसे देखते हैं आप सबसे पहले तो चावल के एक्सपोर्ट नंबर्स को? हाँ, ऐसा है कि धन्यवाद, आपने मेरे को आज इस बात के लिए बुलाया। बासमती चावल में तो राइस इंडस्ट्री का ये मानना है कि आने वाले साल में भी अच्छा एक्सपोर्ट होगा जी। उसका कारण हम ये समझते हैं कि ईरान में एक साल करीब 13-14 लाख टन चावल जाता है और उसके अगले साल 7-8 लाख टन। तो इस साल जो चावल गया है वो ईरान के अंदर करीब 8-8.5 लाख टन चावल गया है। तो हमारा मानना है कि आने वाले साल में ईरान की डिमांड जैसे उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वैसे ही बढ़ जाएगी। और खास बात देखने की ये है कि ईरान का इतना निर्यात कम होने के बावजूद भी टोटल एक्सपोर्ट के अंदर मामूली सा फर्क आया 0.5% का जी। और जो आपने एक बात अभी बोली थी कि कीमतें कम रही, तो हमारे क्योंकि किसान जिस तरफ उसको मुनाफा मिलता है उसी फसल को ज्यादा लगा लेता है, तो पिछले साल बासमती का एरिया अंडर कल्टीवेशन 20-25% बढ़ गया था और उससे किसान को उसका वो रेट नहीं मिले जो उससे पिछले सालों में मिलते रहे। ओके जी। आगे जाके प्राइसेस में फिर आपको अब कैसा लगता है, क्योंकि हमने देखा था एशियन मार्केट्स में अगर चावल के भाव देखे जाएं तो वो 11 साल के हाईज पे थे। सिर्फ भारत ने ही नहीं, बाकी काफी सारी दूसरी कंट्रीज ने भी लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के चलते चावल को यहाँ पर काफी खरीदा है और वो क्लियरली हमने बासमती के नंबर्स में भी बनता हुआ देखा है। तो आगे जाके आप कहेंगे कि लोगों के पास इनफ चावल है, शायद उतनी मांग अब निकल के नहीं आए जैसे जैसे लॉकडाउन ईज हो रहा है, क्योंकि ये एक कमोडिटी है जहां पर लोगों ने जम के खरीदारी करी। ऐसा है कि इंडिया का आपने एक नॉन बासमती का जिक्र किया था 33% जी फॉल का, तो वो हमारा एमएसपी सिस्टम की वजह से इंडियन नॉन बासमती अनवाइबल बन रहा था। ठीक है। दूसरा मेरा मानना है कि हमने अपने नॉन बासमती चावल का कभी भी सही मार्केटिंग प्रोफाइल बनाया ही नहीं। हमने इसे कमोडिटी बना के बेच दिया। इंडिया का जितना चावल है, चाहे वो बासमती चावल है चाहे गैर बासमती चावल है, ये टाइप 3 चावल है जो लॉन्ग ग्रेन राइस है, फ्लफी राइस है, जो बॉडी के अंदर स्लोली शुगर में कन्वर्ट होता है। मीन्स कि इंडियन राइस इज हेल्दी एज कंपेयर टू आवर कंपिटिटर्स फ्रॉम चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, व्हाट्सएवर वी नेम। उनका जितना चावल है स्टिकी चावल है जी। तो इस पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखें तो इंडियन राइस को बेटर प्राइस मिलेगा। 33% फॉल का रीजन बना कि हमारे 2 मेन कस्टमर बांग्लादेश और श्रीलंका में अच्छी फसल हुई और वहां चावल ना जाने से एक तो वहां से फॉल आया। दूसरा, चाइना ने कुछ चावल अफ्रीकन कंट्रीज में दिया। चाइना पिछले 5-6 साल से अपने यहाँ बफर स्टॉक बना रहा था।
और उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा राइस का बफर स्टॉक है, लेकिन वो क्वालिटी, गुणवत्ता खत्म किया हुआ चावल पौने पौने दामों पे उसने बेचा उन बाजारों में जहाँ पे उसका दबदबा बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि क्वालिटी की वजह से ये वापस इंडिया जंप लेगा। कोरोना वायरस के दौरान सोशल सिक्योरिटी, अपने बफर स्टॉक बनाने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स बफर स्टॉक बनाने की तरफ ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा कि नॉन बासमती परचेज में मलेशिया एक्टिव हो गया, वो इंडिया से नॉन बासमती के ऑर्डर प्लेस कर रहा है। इसी तरह सऊदी ने पिछले साल के मुकाबले 25-30% चावल ज्यादा लिया है और अभी भी उनका परचेज का वही ढंग चल रहा है। तो इसको देखते हुए मेरा मानना है कि बासमती और नॉन बासमती दोनों का ही निर्यात हिंदुस्तान से बढ़ेगा और किसानों को अच्छे दाम भी मिलते रहेंगे। चलिए, नंबर्स चाहे इस वक्त थोड़े से बहुत बेहतर ना आए हों, लेकिन आगे जाके यहाँ पर उत्साह जरूर देखने को मिल सकता है। विजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस खबर पर अपनी राय देने के लिए। वंदना, चावल पे तो हमने यहाँ पर बात करी है, लेकिन अगर हम डेटा देखें तो दालों का जो एक्सपोर्ट है वहाँ पर 20% की गिरावट देखने को मिली है। ग्राउंडनट के एक्सपोर्ट नंबर्स देखें तो वहाँ पर 40% का उछाल है। तो यही एक्चुअली एक कमोडिटी है जहाँ पर हमने एक्सपोर्ट के नंबर्स बेहतर आते हुए देखे हैं। गुआर गम के एक्सपोर्ट्स में 26% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस। वो ऑफकोर्स नोन सी बात है, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह से हमने रुझान आते हुए देखे हैं उसका सीधा असर गुआर गम पे देखने को मिला है। लेकिन ग्राउंडनट, पल्सेस, गुआर, आगे जाके यहाँ पर इन तीनों ही जगह पे आप किस तरह के प्राइस मूव्स देखती हैं? मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बफर स्टॉक्स है वो क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप राइस की भी बात करें तो बासमती की खरीदारी बहुत अच्छी रही है और रीजन ये रहा है कि एक तो हमारा करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है, तो एक वैल्यू बाइंग थी। दूसरी चीज ये है कि ये जो कोविड-19 है एक्सटेंड होने की कंडीशन में है, तो सब लोग यहाँ पे बफर जो है वो बना रहे हैं। इसका फायदा यहाँ पे मुझे पल्सेस में देखते हुए लग रहा है कि आगे जैसे लॉकडाउन ईज हो रहा है तो यहाँ पे पल्सेस में मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज, एसेंशियल कमोडिटीज हैं तो काफी ग्रिप होता है गवर्नमेंट का भी यहाँ पे कि किस तरीके से जो स्टॉक्स है उसको बना के रखना है इंडिया के लिए भी, तो एक जो ग्रिप है वो रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे क्योंकि ईज हो रहा है, लॉकडाउन ईज हो रहा है, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट आएगा। साथ में यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा। मुझे ग्वार का एक कंसर्न लग रहा है, ग्वार गम का, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 आई थी तो जो फर्दर एक्सप्लोरेशन था, जो ड्रिलिंग थी, उसमें यहाँ पे रोक लगी थी। ओपेक प्लस में भी यहाँ पे बोला है कि हम प्रोडक्शन यहाँ पे फिलहाल हम कट कर रहे हैं। तो ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि जब तक अक्टूबर नहीं आता है या फिर जो विंटर सीजन नहीं आता है तब तक हम यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मूव ग्वार काउंटर में आते हुए नहीं देख पाएंगे। पल्सेस, मुझे लग रहा है कि पल्सेस एक अच्छा काउंटर रहेगा। साथ में मुझे लग रहा है कि ऑयल सीड्स में भी, क्योंकि आप देखिए कॉटन ऑयल सीड्स हैं, जो मील एक्सपोर्ट्स जैसे यहाँ पे इंप्रूव होने शुरू होंगे पोल्ट्री के ओपन होने से, तो उसका जो इम्पैक्ट है हम ऑयल सीड्स पे भी यहाँ पे आते हुए देखेंगे, जो कि हम लोगों ने अभी फिलहाल थोड़ा सा कम देखा है सोयाबीन वगैरह में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दो काउंटर यहाँ पे इंप्रूव कर सकता है, एक तो पल्सेस है, दूसरा ऑयल सीड्स है। गम में मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो इंतजार है ये थोड़ा लंबा रहेगा और फोर्थ क्वार्टर ऑफ 20 हम इंप्रूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। चले, यानी कि रुझान मोरलेस यहाँ से जाके थोड़ा सा बेहतर ही नजर आता है मांग को लेकर और भावों को लेकर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अब वो समय है जब अपने दर्शकों को हम अपने शो में यहाँ पर शामिल करते हैं और सबसे पहले मोहित पानवार पानीपत से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मोहित जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि कॉपर जो है वो मैंने 422 पे पहले शॉर्ट की थी और एक 400 शुक्रवार हो गई 425 पे और उसके बाद से एकदम से ऊपर भाग गया, तो वही पूछ रहा था कि अभी क्या करना, एग्जिट कर लेना चाहिए या कैसे? ओके, बिकवाली की तरफ मोहित यहाँ पर हैं। 422 425 में यहाँ पर कॉपर में बिकवाली करी है। प्रथमेश, क्या राय है, क्योंकि मेटल्स में हल्की सी खरीदारी देखने को मिली है, जो डॉलर वीकनेस है, थोड़ा सा बेहतर डेटा जो चाइना से देखने को मिला है, इकोनॉमीज खुल रही हैं, उन सब का एक व्यू यहाँ पर कॉपर ने लिया है। अब इन स्तरों पर, करंट लेवल्स पर आपको क्या लगता है और मोहित क्या करें? मेरे ख्याल से बिकॉज ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है, आपको मेटल्स और जो भी रिस्की एसेट क्लास है ये अपसाइड जो है इनका पोटेंशियल पॉसिबल क्रिएट हो गया है कि डायरेक्शन जो है वो ट्रेंड पॉसिबल चेंज हो सकता है। तो इनकी शॉर्ट पोजीशंस जो है वो निकल जाना चाहिए इनको। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट जो कॉपर के लिए रहेगा 437, मेरे ख्याल से इनको शॉर्ट से निकल के बाय में आ जाना चाहिए।
तो मोहित जी, आप शॉर्ट पोजीशंस में यहाँ पर ना रहें क्योंकि ऑप्टिमिज्म बेहतर है, रिस्क एपेटाइट है बाजारों में और रिस्की एसेट्स में खरीदारी भी देखने को मिली है। तो कॉपर में जैसे प्रथमेश ने कहा कि गिरावट की आसार यहाँ पर काफ़ी कम है, लेकिन 437, 440 जैसे लेवल्स यहाँ पर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर को शामिल करेंगे, राजेंद्र पचौरी जी अलीगढ़ से अब हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार। एक तो ये जो स्क्रीन पे आपके जो सरसों के RM सीड के रेट दिखाए जाते हैं 1852 दिखाते हैं हमेशा, वो ऐसा उसको हटवाइए। जी हम उसको अभी चेक करते हैं राजेंद्र जी। और आपका सवाल क्या है? दूसरा ये है कि ये जुलाई की सरसों RM सीड जो है जी, अभी इसमें क्या और गुंजाइश रही है? एकदम एक तरफा तेजी आई है ये 1-1.5 महीने में बहुत ज्यादा, तो आगे अभी इसमें और कोई गुंजाइश है या भाव यहाँ से ऊपर नीचे क्या बन सकते हैं, ऊंचे में नीचे में चौलाई का? राजेंद्र जी आपने कुछ कारोबार किया है क्या यहाँ पर अभी? हाँ, 4200 रुपये में है 5 लॉट। जी वंदना, RM सीड में जानना चाहते हैं कि किस तरह की मूव्स रह सकती है, और ये खरीदार हैं 4225 लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी की है। मनीषा, मुझे यहाँ पे इनको राय देनी होगी कि यहाँ पे 4700 के करीब आए तो यहाँ इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो जुलाई जो है वो बैकवर्डेशन में ट्रेड हो रहा है, 150 रुपये तक का यहाँ पे फर्क दिखा रहा है मेरे ख्याल से, उससे ज्यादा इनफैक्ट फर्क। तो इन्हें आप सर 4700 के करीब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार तेजी आई है और क्रशर्स की जो डिमांड थी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। सप्लाई साइड जो था वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइट था। अब जैसे जैसे लॉकडाउन ईज होगा, सप्लाई जो है, जो फ्रेश जो रबी क्रॉप अभी हुआ था वो सप्लाई साइड जो है वो बढ़ेगा यहाँ पे बाजार में, और यहाँ पे धीरे धीरे हम गिरावट आते हुए देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको कहना चाहिए कि एकदम 4700 के करीब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने पोजीशन में। चलिए, आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मुनाफा ले सकते हैं। 4800 जैसे लेवल्स हैं, 2.5% की तेजी फिलहाल यहाँ पर मस्टर्ड में बनी हुई है। दूसरे कॉलर को हमारे साथ शामिल करेंगे, और अरविंद जी टोंक राजस्थान से अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरविंद जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम, मैं नेचुरल गैस पे जानना चाह रहा था। नेचुरल गैस पे सितंबर तक का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? प्रथमेश, नेचुरल गैस में हमने कुछ बहुत खरीदारी पिछले दिनों में लौटते हुए फिर से देखी थी, लेकिन अरविंद जी जानना चाहते हैं कि अगले सितंबर तक, ये आने वाला जो सितंबर है यानी कि अगले 2-3 महीने में यहाँ पर किस तरह के मूव्स रह सकते हैं? आई थिंक क्लियर नोट ऑफ क्वेश्चन मनीषा। फर्स्ट, नेचुरल गैस में जो है पोजीशंस जो है इतने लंबी तक होल्ड नहीं करना चाहिए। सेकंड, नेचुरल गैस अगर आप रिसेंट एडवाइजरी देखोगे नाइमेक्स की तरफ से, उन्होंने भी क्लियर पॉसिबल और इंडिकेशन दिया है कि नेगेटिव प्राइसिंग होने का, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है। दूसरा जो है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से 145 ऊपर में और पॉसिबली 130 और 125 नीचे में, दो पॉसिबल रेंजेस है जो आप नेचुरल गैस के लगा सकते हो, बट सितंबर तक आपको पोजीशन नहीं होल्ड करना चाहिए। यानी कि अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है तो वहां से निकल जाए, लेकिन 125-145 के बीच में यहाँ पर नेचुरल गैस अगले 2 महीने के लिए कारोबार कर सकती है। तो अगर आपके लेवल्स वहां पर कहीं फॉल करते हैं, आप उन स्तरों का फिर यहाँ पर ख्याल रखें। प्रताप सिंह जी जोधपुर से अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रताप जी नमस्कार, क्या है सवाल आपका? मैम, मेरा ग्वारगम को लेके अभी कोई नई पोजीशन बनाए सेल या बाइंग की, आगे का मार्केट क्या है? प्रताप, आप क्या करते हैं? क्या आपके पास स्टॉक है या आप लेना चाहते हैं? ओके। वंदना, ग्वारगम के बारे में जानना चाहते हैं, क्या मांग निकलेगी, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और आप यहाँ पर क्या रेंज बनता हुआ देखेंगी अब? मनीषा, आज के ट्रेड में ग्वार सीड को आउट परफॉर्म किया है ग्वारगम ने, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं 2-3 दिन के ट्रेड के लिहाजे से, मेरे ख्याल से 5800 से 5450 तक का जो एक रेंज है वो यहाँ पे हो सकता है। सर, आप थोड़े सा करेक्शन, मतलब 5600 के करीब प्राइस मिले वहाँ पे आप बाय करिए। ज़्यादा लंबा टारगेट इसमें मैं नहीं देना चाहूँगी, 5720 तक आप होल्ड करिए। स्टॉप लॉस आपको क्रिएट करना होगा 5540 का। ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर जारी रह सकती है। ग्वार सीड ग्वारगम दोनों में ही हल्की सी बढ़त है, लेकिन वो कच्चे तेल की वजह से है। लेकिन वंदना, आपको लगता है कि लंबे समय तक ये तेजी यहाँ पर बरकरार रह पाएगी, स्पेशली जब बाजार मानता है कि कच्चे तेल में बहुत तेजी नहीं है और मॉनसून्स भी इस बार बेहतर हैं? जी मनीषा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्वार में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, खासकर कि ग्वार गम में नहीं है। उनके जो डेरिवेटिव्स है छुरी कोरमा की वजह से ग्वार सीड में मूवमेंट है वो आ जाती है जब उनका डेरिवेटिव्स की इनके डिमांड बढ़ती है, लेकिन गम में मुझे लग रहा है स्पेशली कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर 2020 की मैं पूरी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि 6400 से ऊपर इसकी जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हो पाएंगे। अगर जाते भी हैं तो स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि 5900 तक भी प्राइसेस अगर आ रहे हैं तो
तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिनकी भी पोजीशन यहाँ पे होल्ड है। चलिए, तो ये व्यू है ऑफ कोर्स आगे जाकर यहाँ पर गुआर गम में। लेकिन इसी के साथ वंदना एंड प्रथमेश दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन सभी दर्शकों को उनकी स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़।